छत्तीसगढ़ में चलने वाले कोरोना अभियान की सियासी लड़ाई कोर्ट के बाद अब सड़कों पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के वैक्सीनेशन अभियान को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर 3 प्रमुख बातें कही। सरकार बंद वैक्सीनेशन अभियान तुरंत शुरू करे। 1/3 अंत्योदय कार्ड धारक शामिल हो। 1/3 बीपीएल और एपीएल कार्ड धारी को भी शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा केंद्र से कितनी कम वैक्सीन मिल रही है, कितने अनुपात में चाहिए और कम क्यों मिल रही है। वैक्सीन लगाने को लेकर पहले बनी सरकार की नीति को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और नई नीति बनाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के निर्देश के बाद सियासी हलचल भी और तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी की युवा विंग इस मसले पर आमने सामने आ गए। बीजेपी ने जहां वैक्सीन अभियान बंद करने का विरोध किया और वैक्सीन को अपना अधिकार बताया, वहीं कांग्रेस की ओर से एनएसयूआई ने केंद्र से वैक्सीन की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं के घर का घेराव किया। उधर वैक्सीनेशन अभियान फिर शुरू करने और नई नीति को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो कम से कम सरकार जागेगी और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सबको धोखा देने के बदले अब सबको टीका लगाने का काम शुरू करेगी। राज्य की सरकार वैक्सीन के मामले में पूरी तरह फेल हो गई है और उसके कारण राज्य की सरकार हिला हवाला कर रही है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों के जान के साथ में, उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रही है। सरकार वैक्सीनेशन अभियान जल्द शुरू करने का दावा तो कर रही है, लेकिन उसका कहना है कि अंत्योदय को वैक्सीन लगाने का फैसला गरीबों के प्रति सद्भावना के तहत लिया गया। बीजेपी उसमें राजनीति कर रही है, जबकि उसे वैक्सीन दिलाने की जिम्मेदारी निभाना चाहिए। प्राथमिक तौर पे ऐसे लोगों को लिया जाए जिनके पास मोबाइल की सुविधा भी नहीं है और गरीब कहीं जा कर के टीका लगवा नहीं सकते। अगर मोबाइल से केंद्रीय जो सरकार का जो गाइडलाइन है उनके ऐप में, उनके पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो हमारा गरीब तो कभी टीका करा नहीं पाएगा। तो ये सद्भावना से लिया गया निर्णय था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जैसा निर्देश दिया है उनका पालन करेंगे। वैक्सीनेशन अभियान को छत्तीसगढ़ में बंद हुए 2 दिन हो गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस पर नई नीति भी बना ली है। नई योजना के मुताबिक जल्द वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी तेज होने के पूरे आसार हैं। बीजेपी अब श्रेय लेने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ वैक्सीन डोज की कमी का ठीकरा राज्य सरकार केंद्र पर फोड़ेगी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। वैक्सीनेशन पर आर पार। जी हां, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज के मुद्दे में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के मुद्दे को लेकर जो राजनीति हो रही है यह कब थमेगी। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान पर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। कोर्ट के दखल के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल आमने सामने आ गए हैं और उधर हाईकोर्ट की फटकार के बाद वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार आज नई नीति का ऐलान कर चुकी है। लेकिन यह अभियान आगे कितना बढ़ पाएगा, इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि राज्य में वैक्सीन डोज की कमी बनी हुई है। तो विकराल होती महामारी से जहां मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है, ऐसे हालात में सियासत क्यों हो रही है। बात आज वैक्सीनेशन ड्राइव पर हम करेंगे कि इस पर सियासी लड़ाई क्यों हो रही है, कब तक होगी और क्या है इसका हल। पैनल के जो मेहमान हैं हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे, उनसे जल्दी से आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता, हमारे सहयोगी मोहन तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं और बाकी हम जरूर कोशिश करेंगे बीजेपी कांग्रेस के मेहमानों से भी इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया लेने की। मोहन, एक बार फिर आपसे हम समझना चाहेंगे, आप दिन भर इस पूरे मसले को बहुत करीब से, ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। कल भी हमने चर्चा की थी, सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं थी, शायद इसलिए शायद सरकार ने ये नीति लगाई। उसके बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सवाल उठाए, आज फिर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और सवाल पूछे तो सरकार फिर से एक नई नीति लेकर आ गई। सवाल यही है कि चाहे कुछ भी हो, सियासत कब तक, जनता का नुकसान कब तक। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसी नीति लेकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जाना चाहती थी जो बाकी राज्यों से भी अलग हो और जो छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां हैं उसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा में आने वाले लोग हैं यहाँ, तो उनको भी फ़ायदा हो। और ये इसलिए भी छत्तीसगढ़ सरकार की नीति यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से माकूल थी, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन जो है उतनी मात्रा में समय पर मिलना संभव नहीं था। तो एक रास्ता भी सरकार ने इस तरीके से निकालने का सोचा कि पहले गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले या उनसे नीचे आने वाले लोगों की वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाए।
तो एकदम से डिमांड वैक्सीन को लेकर नहीं होगी और आसानी से पहले गरीबी रेखा के नीचे आने वालों को वैक्सीन लग जाएगी। और जब तक वैक्सीन की सप्लाई होगी तब तक सामान्य वर्ग के लोग जो कि ज़्यादा जागरूक हैं वैक्सीन को लेकर और लगवाना चाहते हैं, वो उस समय तक छत्तीसगढ़ के पास वैक्सीन होगी। तो इसी से ये विवाद शुरू हुआ, हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई और आज जिस ढंग के निर्देश थे वो वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने उस नीति को अडॉप्ट किया है। तो इसमें दोनों की बात रह गई, कोर्ट का मान भी रह गया और छत्तीसगढ़ सरकार जो चाहती थी कि पहले वो गरीबों को वैक्सीन लगाए, उनके लिए अब अलग काउंटर बनाने के के निर्देश से हाई कोर्ट के, उसी निर्देश के हिसाब से नीति बन गई है। तो अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 3 काउंटर होंगे। पहला अंत्योदय के अंतर्गत आने वाले लोगों को उसमें वैक्सीन लगाई जाएगी, दूसरा काउंटर गरीबी रेखा के नीचे आने वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी और तीसरा काउंटर जनरल होगा और वो अपने एक आई कार्ड या आधार कार्ड के आधार पर अपना वैक्सीनेशन करा सकेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो सोचती थी उनकी बात भी इस पूरी नीति में रह गई और जो हाई कोर्ट का निर्देश था वो उसका भी पालन हो गया। लेकिन इस पूरे मसले पर जो दो दिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद रहा, उससे विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया। पहले तो जनता कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपका और वो हाईकोर्ट गए। अब उन्हीं के इस याचिका के चलते ये नई नीति बनकर सामने आई है। तो बीजेपी इसमें मौका नहीं चुकना चाहती थी और इसीलिए हमने देखा कि भाजपाओं का प्रदर्शन हुआ और इसके पहले नेताओं के कई बयान आए। अब इस पूरे बयानों के सिलसिले में जो बीजेपी है उसकी कोशिश यही है कि सरकार जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में फेल रही उसे लोगों के सामने लाए। तो वही कुछ हमें देखने को आज और कल मिला है। अब कल से वैक्सीनेशन शुरू होगा तो हमें और नई प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। चलिए, अब कल क्या हुआ ये तो जरूर हमने चर्चा की, लेकिन अब मसला यही है कि बस जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर आखिर काम क्यों ठीक से नहीं कर पा रही है? क्यों नौबत आ जाती है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आरोप लगाती है कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव करता है और छत्तीसगढ़ में जो पार्टी विपक्ष में बैठी है यानी बीजेपी, वो कई सवाल खड़े कर देती है। दोनों राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, चिकित्सा प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। पहली प्रतिक्रिया संजय जी आपसे। हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, खींचतान मची हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर जो लड़ाई अब तक हाईकोर्ट में होती थी, आज वो सड़कों पर उतर आई। दोनों पार्टी के विंग युवा जो अध्यक्ष हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं। मसला कहां पर है? सियासत क्यों हो रही है? कहां खामी पाते हैं आप? देखिए दीपक जी, विशुद्ध रूप से वैक्सीनेशन में सियासत नहीं है, ये छत्तीसगढ़ सरकार की विशुद्ध रूप से कमजोरी है। लेकिन मैं वहां से प्रारंभ करता हूं जो कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, जो 2.5 वर्षों में अनुभव देखने को मिला कि कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, वो राजनीति करना चाहती हर विषय पर, बिल्कुल करे, कहीं आपत्ति नहीं है, राजनीति होगा ही और राजनीति होनी चाहिए। लेकिन इस कोरोना काल में या किसी भी समय यदि हम प्रतिदिन राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है इसी तरीके से सरकारों को मुंह की खानी पड़ेगी। आज दुर्भाग्य के साथ एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते, पहले बाद में बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पूरे देश के अंदर में वैक्सीनेशन को लगाकर यदि कोर्ट की फटकार पड़ती है तो केवल छत्तीसगढ़ की सरकार को पड़ती है। वैक्सीनेशन देखिए, डॉक्टर राकेश नहीं, जानकारी दुरुस्त कीजिए संजय जी। सुप्रीम कोर्ट केंद्र को भी फटकार लगा चुका है। सर वैक्सीनेशन सुन लीजिए, मैं वैक्सीनेशन लगाने की बात कर रहा हूँ जी। वैसे तो 50 प्रकार है वैक्सीन कब बनेगी, क्या बनेगी, ये वो एक अलग विषय है। मैं वैक्सीनेट करने की बात कर रहा हूँ, वैक्सीन लगाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन सामान्य तौर पर वैक्सीन पूरे देश के अंदर में जाना, टीकाकरण होता है। आप मुझे इससे पहले कई उदाहरण बता दीजिए कि उसका कभी वर्गीकरण किया गया, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई, कभी वर्गीकरण की आप उसको एपीएल, बीपीएल या अंत्योदय के आधार पर। देखिए आज हमको ये मानना पड़ेगा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मैं बीजेपी से हूँ कि आज देश के अंदर में एक विपरीत समय है दुनिया के अंदर में, और वैक्सीन आज एकदम से उपलब्ध नहीं कि 135 करोड़ लोगों के लिए यदि दोनों डोज माने तो 270 करोड़, 18 के नीचे को भी हमें जोड़ दिया मान लीजिए, तो एक 270 करोड़ डोज नहीं है ना, एक दिन में लग सकता है। दिक्कतें सभी राज्यों के सामने, छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकार है, ऐसे समय में उपलब्धता के आधार पर हमको किस तरीके से वैक्सीनेट करना है लोगों को, इसकी एक योजना बननी चाहिए। लेकिन आपने इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति कि हम अंत्योदय को मैसेज देना चाहते हैं कि हम गरीबों के साथ में हैं, हम इनके साथ में हैं। आखिरकार आपकी योजनाओं को कोर्ट ने कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाया कि नहीं?
और मुझे लगता है ठीक है, माननीय न्यायालय ने ये दिया कि उसको वर्गीकरण कर दिए 33%, लेकिन मुझे लगता है कि किसी अन्य राज्यों के अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं है। देखिए वैक्सीन आज लोग लगा भी रहे हैं तुरंत जाके। लेकिन संजय जी, ये मूल सवाल ये कि समस्या उत्पन्न क्यों रही है? ये मसला तो केंद्र से शुरू हो रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है। चलिए, आज आप वर्गीकरण की बात कह रहे हैं कि अंत्योदय को प्राथमिकता दे रही है सरकार। देश में जो पढ़ा लिखा नौजवान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको वैक्सीन कैसे लगेगी? इसके पास, केंद्र के पास कोई है स्थायी नतीजा? सुप्रीम कोर्ट खुद ये सवाल पूछ चुका है। दीपक जी, बिल्कुल देश के अंदर में संविधान है, कानून है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट संभवतः ये करता है कि नागरिकों के हितों के अनुसार ही वहां से निर्णय आते हैं और यही निर्णय यहाँ भी हुआ। देखिए, इस बात को कहां से समझना पड़ेगा, आपको नीचे से जाकर समझना पड़ेगा। मैं इतना समय नहीं आते चैनल में कि ये कोरोना की वैश्विक महामारी किसको मालूम था। आज केवल भारत जैसा देश जो है, जहां पर वैक्सीन का निर्माण नहीं होता था, जितनी एडवांस कंट्री है, क्या मैं एक प्रश्न आपसे तो नहीं करना है, लेकिन ये प्रश्न रख रहा हूं मंच पर कि क्या अच्छे से अच्छे एडवांस जो कंट्री है वहां पूरा वैक्सीनेट हो चुका है क्या, वैक्सीनेशन हो चुका है क्या? नहीं है। पूरी दुनिया जूझ रही है। आज मैं पेपर पढ़ रहा था, सुन लीजिए सर एक मिनट। ट्राई का नियम पेटेंट होता, सवाल करते कांग्रेस के नेता क्यों नहीं, एक दिन में क्यों नहीं बन जा रही इतनी वैक्सीन? तो ये डॉक्टर साहब बैठे साथ में, वो समझते हैं बात को। ट्राई के नियमों को भी शिथिल किया जा रहा है, पेटेंट बाध्यता है, दूसरी कंपनियों को किस तरीके से बनाने का उनको अधिकार दिया जाए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, केवल राजनीति का विषय नहीं है, इसलिए केंद्र का नहीं है। केंद्र ने तो अपनी योजनाओं के अनुसार आज जो राज्य सरकार कहती है कि 68 लाख टीके में 60 लाख टीका लगा है। 60 लाख टीका कौन भेजा 60 साल के लिए? कौन 45 साल से ऊपर के लिए किया? जो राज्य सरकार पीठ कर पा रही कि हमने 60 लाख टीका लगा दिया। आखिर केंद्र सरकार को उपलब्ध कराया ना, लेकिन अब बड़ी मात्रा में चाहिए। अब बड़ी मात्रा में वैक्सीन कैसे उपलब्ध होगी, इसके लिए राज्य सरकारों को दिया है, राज्य सरकार को बात करना है। ये अभी दाम तय कर रहे हैं बैठकर, तो ये हमको इतने में दे दो, उतने में दे दो, उसी में उन्होंने 8 दिन खराब कर दिया। चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर राकेश गुप्ता, आपने सुना, गंभीरता से आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं। संजय जी ने कई सवाल खड़े किए हैं। आप भी जरा बता दीजिए कि आखिर केंद्र से कितनी कम वैक्सीन आपको मिल रही है, कितने अनुपात में आपको वैक्सीन चाहिए, दिक्कत कहां पर आ रही है? और ये ड्राइव आपने बीच में रोक दिया था, अब नई नीति आप लेकर आ गए, इसके पीछे मंशा क्या थी? प्रदेश की जनता का नुकसान क्यों कर रहे हैं? बीजेपी सवाल उठा रही है। देखिए दीपक भाई, बहुत सी चीजें इसमें हैं, तकनीकी इशू हैं, मेडिकल इशू हैं, आर्थिक पहलू हैं, तो मैं बारी बारी से इस पे बोलूंगा। सबसे पहली बात यह कि पूरे देश में यदि वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जाए बहुत तेजी से, तो 60% से ज्यादा जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तब हम ये समझेंगे कि हमारी आधी से ज्यादा आबादी को, 60% के आसपास आबादी को वैक्सीनेशन हो गया और हमारा देश कुछ समय के लिए, क्योंकि वैक्सीन की वैधता शरीर में कितनी रहेगी एंटीबॉडी की अभी पूरा विश्व नहीं जानता है, हमारा देश कुछ समय के लिए कोरोना संक्रमण से लड़ाई जीत गया। तो हमको एक निश्चित समय में करोड़ों की संख्या में वैक्सीन की डोज चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। दुर्भाग्य से हमारा देश वैक्सीन उत्पादक में अग्रणी है। पिछले कई वर्षों से हमने तरह तरह की वैक्सीन निर्यात करने का रिकॉर्ड बनाया लगातार, लेकिन हमारे देश में नहीं, आप मुद्दे की बात बताइए ना डॉक्टर राकेश, क्या मानते हैं ये प्रोडक्शन में जो कमी हो रही है, आपके राज्य को वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही है? साहब, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं मिल पा रही है वैक्सीन? वैक्सीन का उत्पादन ही नहीं है जी। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि वैक्सीन का उत्पादन ही नहीं तो लगेगी कैसे? जी, जितनी वैक्सीन का उत्पादन है उसका सब राज्यों में वितरण होना है। छत्तीसगढ़ में जितना हिस्सा आ रहा है, आप देख रहे हैं कि जब वैक्सीनेशन 45 साल से ज्यादा उम्र में था, तब हम 3.5 लाख के आसपास वैक्सीन प्रतिदिन लगा रहे थे। उम्र में शिथिलता आई, 18 से ज्यादा 45 के बीच आसपास की, तो छत्तीसगढ़ उससे पहले 40% से ज्यादा लोगों को 45 साल के लगा चुका था। लेकिन 18 से 45 साल की आबादी के लिए हमको 89 लाख से 1,40,00,000 के आसपास की डोजेज चाहिए और एक निश्चित समय में चाहिए। दोनों डोज चाहिए, वो 4 से 6 हफ्ते के अंतराल में चाहिए। तो जो कैलकुलेशन आता है वो करीबन 2.5 करोड़ के आसपास के वैक्सीन का आता है। या तो हम उसको गति दें, क्योंकि जब तक पावर वैक्सीनेशन के सिद्धांत को लगाकर हम नहीं देंगे तब तक हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि जितनी सीमित संख्या में वैक्सीन आ रही है वो किस वर्ग को लगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि जब लॉकडाउन खुलेगा
तो उस वर्ग को लगनी चाहिए जो सबसे पहले लॉकडाउन में निकलकर अपनी रोजी रोटी कमाने की पात्रता रखता है। ठीक। या उस वर्ग को लगे जिसकी इंटरनेट तक पहुंच नहीं है और वो जब रोजी रोटी कमाने निकले तो वो लक्षण विहीन कोरोना स्प्रेडर ना हो। ठीक। तो हम चाहते हैं कि जिन लोगों की कोरोना, जिनको सबसे ज्यादा पात्रता है, कमाने खाने की, रोज कमाते खाते हैं, उनकी इंटरनेट तक पहुंच नहीं, तो ऐसा तबका जो रेडी वाला है, फल वाला है, सब्जी विक्रेता है, दूध बेचता है या दैनिक रोजी रोटी कमाता है, उसको पहले लग जाए, ताकि कम से कम समाज के हर तबके में जब वो अपनी रोजी रोटी कमाने पहुंचे, उसके संपर्क में आए, तो वो कम से कम वैक्सीनेशन पा चुका हो और कोरोना संक्रमण उसके द्वारा फैलने से और उसको होने में कम से कम उसको रेजिस्टेंस आ जाए। जी। तीसरी बात ये कि इसका सामाजिक पहलू ये है कि हमको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन यदि मिलेगी, चाहे वो आयात करके मिले, तो छत्तीसगढ़ को वैक्सीनेशन देने के लिए हमको वर्गों को अलग अलग करना होगा। एक वर्ग वो जो वैक्सीन खरीद सकता है, एक वर्ग वो जो वैक्सीन नहीं खरीद सकता लेकिन उसको मुफ्त लगने की पात्रता हो। तो इसके लिए अलग नीति बनाने की जरूरत थी, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने मानी है। अब चूंकि माननीय हाई कोर्ट ने कहा है तो उस युक्ति संगत रणनीति बनेगी, लेकिन इसको तभी पूरा किया जा सकेगा जब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हो। चाहे केंद्र सरकार ने बहुत तार्किक आपने बात की है, बहुत अच्छी नीति आपकी सरकार ने आज निकाली है, तार्किक बात की है। फिर मैं संजय जी से सवाल पूछ रहा हूं। संजय जी, आपने पूरी बात सुनी, डॉक्टर राकेश कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला तो प्रोडक्शन का है, हम राजनीति क्यों कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि आपने समय पर डिमांड प्रोडक्शन के लिए यानी वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, पैसे नहीं दिए। केंद्र में सरकार क्या कर रही है, वहां पर भी तो आपकी सरकार है, वहां पर कोई ठोस नीति नहीं है। दीपक जी, मुझे लगता है कि वैक्सीन के इजाद करने से लेकर पूरे देश के अंदर में आज वैक्सीन जो वितरित हो रही है और 60 वर्ष से ऊपर से लेकर जो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को, जो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 68 लाख में 60 लाख जो वैक्सीनेट लोग हुए हैं, ये केंद्र सरकार की ही देन है। देखिए, फिर से उस विषय पर जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने अपने हिसाब से बहुत अच्छी बात कही और कुछ बातों को तो उन्होंने स्वीकार भी किया कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग दर पर जो लोग वहन कर सकते हैं, लेकिन यही कांग्रेस की सरकार बीच में आरोप लगा रही थी कि भैया अलग अलग दर क्यों कर रहे हो। मेरा सवाल संजय जी प्रोडक्शन को लेकर है। मैं आ रहा हूँ। मैं एक बात बताया जो डॉक्टर साहब ने कहा। देखिए, मैंने कहा कि कल तक लोगों को यह विश्वास नहीं था और विशेषकर कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी जी से लेकर तमाम लोग सवाल खड़ा करते कि हमको वैक्सीन कब मिलेगा। लोगों को विश्वास नहीं था कि भारत में वैक्सीन का निर्माण हुआ हमने देखा। लेकिन आज जो तमाम कंपनियों को जो वैक्सीन बनाने की अनुमति देना है, उसके लिए भी तमाम प्रकार की बाध्यता है, जिसका मैंने उल्लेख किया आपको। ट्रिप्स, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार का विषय रहता है, पेटेंट की बाध्यता रहती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज सबके समर्थन से यूरोपीय संघ के साथ में समर्थन लेकर आज उस पर भी फैसला हो गया, माननीय मोदी जी ने करवा दिया कि अब अनेक ऐसी कंपनियां हैं जो इसका निर्माण कर सकती है, उनको ये बाध्यता नहीं रहेगी कि वो इसका नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है एक बड़ी विपदा जिससे अमेरिका से लेकर फ्रांस से लेकर बड़े बड़े देश जो हेल्थ के सेक्टर में कहां तक है, हमसे बहुत आगे तक है, वो भी कहीं ना कहीं जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा संजय जी, आपकी पार्टी क्या इस बात से संतुष्ट है? आज जो नई नीति आई है जिसमें अंत्योदय, गरीबी रेखा वाले और सामान्य लोगों, 3 अलग अलग ये वर्ग बनाए, इन्हें सबको वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत वैक्सीन लगाई जाएगी, इसका पार्टी स्वागत करती है सरकार की नई नीति का? दीपक जी, देखिए, माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया था और माननीय न्यायालय ने यदि ये व्यवस्था दी है तो इसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम न्यायालय के विपरीत नहीं जाएंगे। लेकिन जो सरकार का प्रयास था, मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है इस समय इस दौर में लोगों को लगे कि हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सरकार का था जो कि गलत था। नहीं, वो रात गई बात गई। अभी हम ताजा विषय पे बात कर रहे हैं। इस नीति का स्वागत करती है आपकी पार्टी? जो व्यवस्था बनी है, जो माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिया है, उसका पालन राज्य सरकार करे और केवल निवेदन यही है। संजय जी, फिर बात वही आ गई, सुप्रीम कोर्ट खुद केंद्र की सरकार से पूछता है कि जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है उससे आप वैक्सीन कैसे लगाएंगे? कीमतों में उछाल और गिरावट क्यों है? आखिर इस पे आपका क्या है? मुझे आप ये बताइए, देश में जो पढ़ा लिखा नहीं है वो वैक्सीन कैसे लगाएगा? देखिए, देश के अंदर में दीपक जी, जो अनपढ़ शब्द बोलना ठीक नहीं रखा, जो इलिटरेट हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं जी, ये समस्या तो देश की आजादी के बाद से आज भी हम विभिन्न मुद्दों पर जूझ रहे हैं। वास्तव में समस्या है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं और कहीं ना कहीं उसके रास्ते निकलेंगे। जन जागरण है, राज्य सरकारें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो सोशल वर्कर हैं
उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये सब चीजें नहीं, तो प्रोडक्शन एक बड़ा मसला, ये तो आप मानते हैं ना, क्योंकि मैं खुद आंकड़े लेकर आया था। सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो कह रहे हैं कि हम महीने में 6-7 करोड़ वैक्सीन के डोज निकाल पा रहे हैं। भारत बायोटेक कोवैक्सीन कह रहा है हम 1 करोड़ डोज पर मंथ निकाल पा रहे हैं। प्रोडक्शन एक बड़ा मसला है। हम राजनीति क्यों कर रहे हैं, हम सुझाव क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दीपक जी, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रोडक्शन है ना, एक कंपनी की कैपेसिटी होती है, हर एक व्यक्ति की कैपेसिटी होती है, हर एक कंपनी की कैपेसिटी है। इसीलिए तो मैंने ट्रिप्स का उल्लेख किया ना, जो माननीय मोदी जी ने देश के अंदर में ईयू के सामने रखा प्रस्ताव, वो प्रस्ताव लगभग हो गया, पारित हो गया है। अब विभिन्न कंपनियों को, जो मैंने कहा पेटेंट की बाध्यता होती है, उससे उसको शिथिल कर दिया गया है। अब दूसरी कंपनियां भी इस वैक्सीन का निर्माण कर सकती है, और बड़ी मात्रा में जितनी आवश्यकता, न केवल भारत देश बल्कि दुनिया के अंदर में जितने देश के जितनी वैक्सीन की आवश्यकता, उस दिशा में कदम आगे बढ़ा है। और ये पहल दुनिया के अंदर में यदि किसी ने की है तो माननीय मोदी जी ने की है, दक्षिण अफ्रीका के साथ में मिलकर। आज का ये न्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले दिनों के अंदर में ये माननीय मोदी जी का ही प्रयास है कि सबको जल्द से जल्द मिले। हम वैक्सीन के नाम पर कहीं राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन विपक्ष को भी यह समझना पड़ेगा, ये कोई रखी हुई चीज नहीं थी कि उठाकर दे दिया जाए। आज समस्या आने के बाद उसका निराकरण खोजा जा रहा है। चलिए, कहीं न कहीं मेरे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर राकेश, मैं आपसे चाहूंगा, ठीक है अब आपने एक नई नीति बना दी है, स्वागत योग्य है, बीजेपी जरूर उस पर सवाल उठा रही थी, लेकिन नीति में आपने संशोधन कर दिया है। अब आने वाले वक्त में आप क्या मानते हैं, क्या चुनौती है, क्या परेशानी है? चुनौती केवल एक ही है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा मिले। जब तक वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलेगी, तब तक किसी भी प्रकार के अभियान को छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में गति नहीं दी जा सकेगी। और मुझे लगता है कि जैसे तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उससे पहले हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यदि वैक्सीनेशन कर पाएंगे तो एक सुरक्षित प्रतिशत की आबादी दूसरे वैक्सीनेशन लेने के बाद कोरोना संक्रमण के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जब तक 50% से ज्यादा आबादी को कोरोना वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी, तब तक हम इस सवाल से जूझते रहेंगे कि अगली लहर कब। मुझे लगता है कि अभी वैक्सीनेशन की स्टडीज आनी बाकी है कि दोनों वैक्सीन लगने के बाद उसकी एंटीबॉडी शरीर में कब तक रहेगी और दूसरी वैक्सीन की डोज बिल्कुल कितने दिनों बाद, ये एक भविष्य का विषय है। 30 सेकंड में मोहन आप बात अपनी पूरी करिए, उसके बाद मैं डिबेट को खत्म करूंगा, क्योंकि हमने दोनों ही राजनीतिक मेहमानों की बात सुनी। लेकिन अब आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं चुनौती? ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही कि आम जनता का हम भला कर सकें। देखिए दीपक, अब ये जो नई नीति आई है, इसमें चुनौती ये है कि इसे लगातार सतत रूप से निरंतर जो अभियान है उसे जारी सरकार रख सके, क्योंकि 3 कैटेगरी में बांट तो दिया गया है और वैक्सीन का विभाजन भी इसी तरीके से 3 कैटेगरी में किया जाएगा। लेकिन जो सामान्य वर्ग के लिए वैक्सीनेशन अभियान है उसमें भीड़ आने वाली है और वो वैक्सीन पहले खत्म हो जाएगी। ऐसे में एक बार फिर से ब्रेक लग सकता है। और अभी अभी जानकारी आई है कि 3 लाख डोज फिर से छत्तीसगढ़ को मिल गए हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। तो इससे अभियान में जो ब्रेक लगने वाला था वो रुक जाएगा, लेकिन फिर से डोज समय समय पर मिलते रहे, इसके प्रयास करने की जरूरत है। क्योंकि अंत्योदय और गरीबी रेखा के जो लोग हैं वो कम वैक्सीन लगाने आएंगे, उनकी वैक्सीन तो बची रहेगी, लेकिन जो APL कार्डधारी हैं उनकी संख्या जब बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्रों में पहुंचेगी तो वो सतत रूप से चलते रहे, लोगों को वैक्सीन लगती रहे। ये एक बड़ी चुनौती होगी सरकार इसे अगर सही ढंग से कर ले, यानी ये पूरा अभियान जो है इस नीति का सफल संचालन ठीक से होते रहे, यही मोहन कह पा रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन यही बड़ा एक मसला है कि इस पर राजनीति ना हो। हमारा चर्चा का विषय आज की डिबेट में यही था। आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर राकेश गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, आप दोनों का धन्यवाद करता हूं। मोहन, आपका भी शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। तो आज के मुद्दे में हमारी कोशिश यही थी कि हम राजनीति आखिर कब तक होगी, इस मसले पर जरूरत है मिल बांट कर हम काम करें, वैक्सीनेशन ड्राइव को हम तेजी से शुरू कर सकें, तेजी तक हर तबके तक पहुंचा सके, तभी इस महामारी को हम हरा पाएंगे। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।